यह बजट SC ST OBC के लिए नहीं है। यह बजट निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार का यह बजट SC ST OBC के खिलाफ है। हो सकता है निर्मला सीतारमण का जो आम आदमी है वो इस देश का ब्राह्मण बनिया हो, वो उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मनुवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। कि पिछले चुनाव के पहले मोदी जी जो कह रहे थे, क्यों भाइयों एवं बहनों 10,000 करोड़ दे दूं, 20,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, वो पैसा कहाँ गया? एक महीना क्या, पूरा 24 महीने कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन SC ST OBC पर ये स्कीम लागू नहीं होती। ये स्कीम लागू होती है ब्राह्मणों सवर्णों पर। सवर्ण लोग 1 महीना क्या 12 महीना कन्वर्ट हुए, लेकिन SC ST OBC के लिए कन्वर्ट ठीक नहीं है, क्योंकि SC ST OBC के लोगों को ज्ञान अर्जन पर कान में पिघला शीशा दिया जाता रहा है, कलम उठाने पर अंगूठा काटा गया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बजट सत्र के बाद लगातार हंगामा बना हुआ है और विपक्ष ने एक तरफ जहां इसे कह दिया है कुर्सी बचाओ बजट, कट एंड पेस्ट बजट, तो वहीं लगातार सीतारमण का बयान भी अब लगातार वायरल हो रहा है और वो कह रही है कि ये विपक्ष का नौटंकी है। आम आदमी को राहत देने वाला बजट एक शब्द में वो बताती हैं। आप क्या कहेंगे इस निर्मला सीतारमण के बयान से? आप कितने सहमत हैं? ये जो बजट आया उसमें दलितों पिछड़ों को कितना रखा गया? आपके अनुसार से ये बजट क्या है, आप बताइए। यह जो बजट है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए यह बजट कुछ नहीं देने वाला है। इस बजट, हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं किसी चीज़ का दूध भात होना, मतलब जिस बात की कोई वैल्यू नहीं है उसको कहते हैं दूध भात होना। यह जो मोदी सरकार का यह जो बजट है इसको हम दूध भात मानते हैं। दलित बहुजनों के लिए दूध भात है। क्या है इस बजट में SC ST OBC के लिए? क्या राजीव गांधी फेलोशिप एक्टिव किया गया है? इस देश में जो बच्चे SC ST OBC के बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके फेलोशिप के लिए क्या किया इस सरकार ने इस बजट में? इस देश में जो SC ST OBC के बच्चे हैं जो अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, जो प्रतिभा गांव में है, उन प्रतिभा के विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या इस सरकार ने बजट में कोई प्रावधान किया है? क्या इस सरकार ने इस बजट में नई सरकारी कंपनियों को खोलने का कोई प्रावधान किया है कि नई सरकारी कंपनियां खुलेंगी, वहां SC ST OBC को नौकरियों में आरक्षण मिलेगी? आरक्षण के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है? इस बजट में जो पेट्रोल पंप हैं, जो राशन की राशन हैं, इन तमाम जगहों पर जो SC ST OBC का अलग से कोई कोटा के लिए कोई बजट सरकार ने रखा है? नहीं रखा है। ठेके में कोई बजट रखा है SC ST OBC के लिए अलग से? नहीं रखा है। SC ST OBC के डेवलपमेंट के लिए क्या कोई अलग से विश्वविद्यालय खोला गया है? क्या विश्वविद्यालय में जो फीस है उस स्ट्रक्चर में SC ST OBC के लिए कुछ दिया गया है? जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, प्रबंधन के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में SC ST OBC के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान इस जी, बजट वित्त में मंत्री है? ने कहा कि आम आदमी को राहत देने वाला बजट है, तो क्या SC ST OBC आम आदमी से बाहर है? मैं यही कहने वाला था, अब यहीं पे आ रहा हूँ। हो सकता है निर्मला सीतारमण का जो आम आदमी है वो इस देश का ब्राह्मण बनिया होगा, वो उनकी बात कर रही हो, क्योंकि ये मनुवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, जो कि इस देश के शूद्रों को, बहुजनों को, ये इस देश के SC ST OBC को आम आदमी मानते ही नहीं है। इसीलिए तो इनका हमारा बजट नहीं है। अब निर्मला सीतारमण का आम आदमी कौन है ये तो वही जाने, लेकिन SC ST OBC इनके आम आदमी के पैमाने पे नहीं आता, यह तो तय हो गया, क्योंकि जितने पैमाने मैंने गिनाए उन पैमानों पर यह बजट कहीं उतरता नहीं है। इस बजट के, हम निर्मला सीतारमण के बजट के न 3 में है न 13 में है। हमें बेवजह आम आदमी बता के इस बजट में घसीटने की कृपा ना करें। यह बजट SC ST OBC के लिए नहीं है। यह बजट निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार का यह बजट SC ST OBC के खिलाफ है। अगर कोई विशेष प्रावधान किया गया हो तो हमें बताया जाए, मैं अपनी गलती मान लूंगा और मैं स्वीकार कर लूंगा कि यह बजट SC ST OBC के लिए है, यह हमारा है। बिहार को फंड दिया गया है, उससे आप सहमत हैं कि नहीं? क्योंकि बड़ा बवाल मचा हुआ है इस पर कि बिहार को दिया गया, आंध्र प्रदेश को दिया गया, बाकी सबको छोड़ दिया गया। आप क्या कहेंगे, बिहार को बजट मिलना, ये जो मिला है फंड, उसके सहमति है कि नहीं? जब मोदी जी कुछ कहते हैं
तो सबसे पहले तो हंसी आ जाती है। मुझे याद है बिहार चुनाव के पिछले चुनाव के पहले मोदी जी जो कह रहे थे, क्यों भाइयों एवं बहनों 10,000 करोड़ दे दूं, 20,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, वो पैसा कहाँ गया? ये जो विशेष बजट की बात करते हैं, जो अलग से राशि देने की बात करते हैं, मोदी जी कहाँ से राशि देते हैं, वो राशि अमाउंट कहाँ चला जाता है, ये तो मोदी जी ही जाने। अब विशेष को बिहार को विशेष दे रहे हैं तो कम से कम ये जो पुल गिरा है, ये 15 दिन में 17 पुल जो गिरा है, उस पुल के लिए भी कुछ कर रहे हैं मोदी जी। ये जो हमारा कोसी का पूरा बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में जो है कहीं नहीं है रोजगार का कोई अवसर, जबकि वहाँ केले की इतनी अच्छी फसल होती है। कि 4 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ ये 4 करोड़ जो रोजगार दे रहे हैं, ये जो पिछला मोदी जी 2014 में वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसमें इंक्लूड है कि ये 4 करोड़ अलग से आ गया। ये मोदी जी को ये भी स्पष्ट करना चाहिए, ये 4 करोड़ वाला रोजगार कौन सा है? उस 2 करोड़ के अलावा जो उन्होंने घोषणा की थी, या 4 करोड़ और अलग से कहीं से आ रहा है, या उसी में तो एक घालमेल खिचड़ी जैसा बना हुआ है। जब ये सरकार कहती है 4 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं, तो ये सवाल हम जैसे साधारण मनुष्य, साधारण इंसान हैं, हम लोगों के दिमाग में आता है। ये सवाल तो समझ में नहीं आ रहा है, इनको स्पष्ट करना चाहिए ये 4 करोड़ रोजगार कौन सा है। बजट से आपने साफ कह दिया कि आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, ये भी हाल ही कुछ दिनों में ये भी आ गया है केंद्र सरकार की तरफ से। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार एक मांग रही है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की। नीतीश कुमार भी इसी के बहाने आए थे कि बिहार का विकास होगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, ये विशेष राज्य का दर्जा का जो मसला है, ये नीतीश कुमार द्वारा एक फैलाया गया शिगुफा था, जैसे इन्होंने 15 लाख वाला, और उसके बहाने उन्होंने पूरी राजनीति की, बिहार की राजनीति की, कई चुनाव ये जीत गए विशेष राज्य के बहाने। और अब जो यह मोदी सरकार को समर्थन है, ये कहने को विशेष राज्य का दर्जा के आधार पर है, लेकिन ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई बात है नहीं। लेकिन मेरा दूसरी तरफ यह भी मानना है कि बिहार हर तरह से, जिस तरह से पिछड़ा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि वह देश की मुख्य धारा के राज्यों में शामिल हो सके। बिहार में उद्योग नहीं है, बिहार में सड़कें नहीं हैं। मैं खुद बिहार के मुंगेर भागलपुर क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहाँ सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है, जबकि अवसर है, गंगा नदी बहती है, वहाँ फैक्ट्रियाँ लग सकती है, सड़कें बन सकती है। अभी तो NH80 पे काम शुरू हुआ, तो 40 साल से देख रहे हैं कोई काम हो नहीं रहा था, अभी होना शुरू हुआ है, 4 लेन भी बन रहा है। तो जो चाहिए बिहार को, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, मुख्य धारा में शामिल होने के लिए, वो चीज़ें बिहार को मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिले। लेकिन मोदी जी का जो रवैया है, भाजपा का जो रवैया है, इस सरकार का जो रवैया है, कहीं दिखता नहीं है। और नीतीश कुमार भी इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं नहीं। बस जब तक ये राजनीतिक शिगुफा के रूप में, इनका वोट बैंक के रूप में काम करता रहे, तब तक ठीक है, बाकी इस बात का कोई मतलब नहीं। अभी कावड़ का महीना चल रहा है, सावन का महीना, लगातार कावड़ की तस्वीरें देखने को मिल रही है। कई जगहों पर स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं 1 महीने के लिए, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, कांवर का ये जो पूरा प्रचार प्रसार है, कांवर की मार्केटिंग है, पूजा पाठ, ये सब मुझे लगता है ये है तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। कांवर उठाना चाहिए, कांवर ढोना चाहिए। 1 महीना क्या, पूरा 24 महीने कांवर ढोना चाहिए। लेकिन SC ST OBC पर ये स्कीम लागू नहीं होती है। ये स्कीम लागू होती है ब्राह्मणों, सवर्णों पर। सवर्ण लोग 1 महीना क्या, 12 महीना कांवर ढोए, उनको तो पढ़ने पे कोई रोक नहीं थी ना, वो तो शिक्षा अर्जित कर सकते थे। उनको तो अब बहुत पढ़ लिया भैया, आप कांवर ढुओ, 1 महीना क्या, सालों भर ढुओ कांवर, कौन रोकता? खूब पूजा पाठ करो, कांवर लेके घर में भी, अपने आंगन में भी कांवर लेके ही घूमो। लेकिन SC ST OBC के लिए कांवर ठीक नहीं है, क्योंकि SC ST OBC के लोगों को ज्ञान अर्जन पर कान में पिघला शीशा दिया जाता रहा है, कलम उठाने पर अंगूठा काटा गया है, तो हमें पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया है। हम क्यों कांवर ढोएंगे? हम तो अब पढ़ेंगे,
हम तो लिखेंगे, हम तो खूब भकोस कर लिखेंगे, खूब भकोस जबरदस्ती थोड़ी आपको कावर दे रहा है कंधों पर, जिसकी श्रद्धा है वो कर रहा है, जिसकी नहीं है वो मत करे। नहीं, हम भी तो वही बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपील तो कर ही सकते हैं अपने समाज के लोगों को। यह जो सावन का महीना है, जब छुट्टी हो, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएं। हमारे समाज के लोग, हम अपने समाज के लोगों से अपील करना कोई असंवैधानिक बात तो है नहीं। अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए। जो कांवर यात्रा में आप पैसे खर्च करते थे, उस पैसे से अपने बच्चों को लैपटॉप खरीद कर दीजिए ना। और गांव से जो सामूहिक तौर पर आप बसों में भरकर कांवर यात्रा में जाते थे, उस पैसे से गांव में कोई डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे पुस्तकालय खोल लीजिए। यह तो हम अपने समाज के लोगों से अपील कर सकते हैं। अपने समाज के लोगों से हम अपील करते हैं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़िए। क्या लिखा है मैं नहीं बता रहा, गूगल करिए, देखिए, पढ़िए। नहीं समझ में आता, यूट्यूब पे नासा का वीडियो देखा करिए, डिस्कवरी चैनल देखा करिए। मुझे लगता है कि कांवर आ रही है, इसी वजह से दलील आ रही है। योगी आदित्यनाथ का जो नेम प्लेट वाला मामला था, उस पर दलील ये दिया गया कि आप जातीय जनगणना की मांग करें, परसेंटेज में आप जाति दिखाएं और बंटवारा करें तो ठीक है, और वो पहचान पूछ दे रहे तो आप लोग को दिक्कत हो रही है। डबल माइंडेड लोग हैं आप। जब हम लोग बात करते हैं नेम प्लेट की और जाति जनगणना की, दोनों बातों के बुनियादी अंतर को समझना होगा। जाति जनगणना का उद्देश्य क्या है? जाति जनगणना का उद्देश्य है इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले। जाति जनगणना का उद्देश्य यह है कि कोई किसी की हकमारी नहीं करे। जाति जनगणना का उद्देश्य यह है कि संविधान में जो समता की भावना है, बंधुत्व की भावना है, उसका प्रसार इस तरीके से हो कि लोगों को, हर आदमी को उसका संवैधानिक अधिकार मिले। लेकिन यह जो नेम प्लेट लगाने की बात है, यह इसलिए किया जा रहा है कि अगर मुसलमान है तो उसके दुकान पे नहीं जाए, नफरत करें, या कोई दलित शूद्र की दुकान है तो उसके यहाँ जाकर वो पवित्र ना हो जाए। ऐसा कहाँ कहा गया? ये तो सिर्फ पहचान जारी करने की बात की गई। ये सब तो आप लोग की मनगढ़ंत बातें हैं। आप ये बताइए, आप ये मनवादी लोग दूसरों को बिल्कुल ही गधा समझ रखे हैं क्या? हम इनका लक्ष्य नहीं समझते। ये क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? दुकान पे लिख दो। हमारे यहाँ इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ कौन आएगा फल खरीदने? कौन आएगा? इस खेल को हम लोग समझते हैं। ये असल में मनुवादी लोग इतने सालों से, हजारों साल से हम लोगों से अपवित्र होते रहें, और इनके मन में जो रक्त शुद्धता का जो भाव है वो हिलोरें मारते रहता है। इसलिए इस तरह का कार्यक्रम ये बीच बीच में लॉन्च करते रहते हैं। हम लोग इस खेल को समझते हैं। तो हमारे साथ ओम सुधा थे। बातचीत के दौरान इन्होंने बहुत ही बखूबी से बताया कि ये जो बजट सत्र आया और ये जो नेम प्लेट रहे, उन सभी पे बात की। बजट सत्र पर उन्होंने खास कर बताया कि किस तरीके से SC ST OBC को इस बजट से बाहर रखा गया है और उनके लिए कुछ नहीं दिया गया है। भले ही आम आदमी को राहत देने वाला बजट निर्मला सीतारमण बता रही हैं, लेकिन एक समुदाय को इससे कैसे बाहर रखा गया वो बताया गया। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।